Hi everyone, my name is Beena Adhikari. Now today we're going to discuss about Great Barrier Reef. Recently, UN committee has recommended that Great Barrier Reef should be listed as endangered. एक्चुअली ये रिसेंट में न्यूज़ आई है, ठीक है। यहाँ पे यूएन कमेटी ने ग्रेट बैरियर रीफ को लिस्ट करने की बात करी गई है इन डेंजर में, ठीक है। सो देखते हैं कि बेसिकली इशू है क्या यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इशू देखने से पहले हमें यहाँ पे ये रीफ्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कोरल रीफ्स होती क्या एक्चुअल में। ऑलराइट, सो अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की यहाँ पे बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ की यहाँ पे बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड स्टेट में यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब कोरल रीफ होते क्या, ठीक है। कोरल रीफ जो होते हैं ना, ये टाइनी टाइनी ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं। इनको हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। ऑलराइट, ये हमारे कोरल पॉलिप्स, ये टाइनी टाइनी ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे ये कोरल रीफ मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे जो कोरल रीफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपेरेटिव है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। तो इन कोरल रीफ को, ये ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सेलेक्ट किया गया इन 1981। सो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए किस कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा इंपेरेटिव है, वहाँ के लोगों के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपेरेटिव है। बेसिकली अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, ये 2300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे हर साल 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, इन ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अगर इनके हम टूरिस्ट रेवेन्यू की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इन्हें हर साल 4 मिलियन डॉलर का यहाँ पे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है इस टूरिज्म से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एक तरीके से ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि सपोर्ट करता है, हजारों लाखों जॉबों को ये सपोर्ट करता है, ये टूरिस्ट स्पॉट। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ पे इंडेंजर्ड में लिस्ट में रख दिया गया। तो यहाँ पे इसके टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। कोरोना वायरस के आने से पहले इस जो ये टूरिज्म का रेवेन्यू है, इसको इनकी अर्थव्यवस्था की काइंड ऑफ अर्थव्यवस्था की एक तरीके से रीड मानी जाती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोरल रीफ्स हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। सो रिसेंटली यहाँ पे जो यूएन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है इनको लिस्ट करना चाहिए इंडेंजर में। सो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। ऑलराइट, सो रिसेंटली यहाँ पे यूएन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि ये जो हमारा ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसको लिस्ट करना चाहिए इंडेंजर में, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन का अपोज किया है। यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी कोरल रीफ्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, यहाँ पे इस कोरल रीफ के कारण यहाँ पे थाउजेंड जॉब्स चलती हैं। यहाँ पे ये जो कोरल रीफ है ये हजारों जॉबों को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, उनके लाइवलीहुड को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। सो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे एक एंग्री रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने यहाँ पे इनके रिकमेंडेशन को अपोज करने की बात कही गई है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे कही गई ये कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मीन्स यहाँ पे कोई राजनीति लगाई गई है हमारे खिलाफ। ऑलराइट, सो ऑस्ट्रेलिया का हम देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो एक इशारा जा रहा है वो चाइना की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनके रिलेशंस थोड़ा सा हमें खराब होते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट ईयर में जो भी यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, जैसे कि पिछले साल कोविड-19 की वजह से यहाँ पे इनके जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात करी गई कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कोविड-19 के ओरिजिन के ऊपर। बेसिकली कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। सो पीएम स्कॉट मॉरिसन ने ऐसा यहाँ पे काइंड ऑफ एक रेजोल्यूशन रखा जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। तो जिसके कारण हम ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस है उनमें थोड़ा सा डिटेरियोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके जो बीच के रिलेशंस हैं यहाँ पे अभी हम अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की यहाँ बात कही गई है जो कि चाइना की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 2015 की बात है। यहाँ पे यूनेस्को के कुछ डेलीगेट्स आए, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफ पे यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स आए, यहाँ पे इसको देखा, इस रीफ को देखा। तो तब से यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत 3 मेजर कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं ड्यू टू मराइन हीट वेव। अब हमें यहाँ पे दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग और मराइन हीट वेव। जनरली है क्या, अगर मैं आपको मराइन हीट वेव की बारे में बताऊं, बेसिकली जो कोरल ब्लीचिंग होती है ना, ये मराइन हीट वेव्स के कारण ही होती है। सो हीट वेव्स हैं क्या, ये मराइन हीट वेव्स हो किस कारण से रही है और इसके कारण जो कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है।
सो अगर हम मराइन हीट वेव की यहाँ पे बात करूँ मैं, मराइन हीट वेव्स क्या होती है बेसिकली जब सी और ओशंस का एबनॉर्मली टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहाँ के सीज और ओशंस का जो टेम्परेचर हो जाता है ना वो बहुत हाई हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो हाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हाई? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे इनके जो ओशन है, सीज हैं, इनका जो टेम्परेचर हो रहा है वो एबनॉर्मली हाई होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जैसी इवेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सो ये हाई होता है हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता किसके लिए होता किस कारण से है? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। जैसे कि हमें पता है जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक रिलाई करता है कोल फायर्ड पावर पे। ठीक है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज चलती है वो कोल के बेसिस पे चलती है इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखो तो ये क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर पर कैपिटा। सो ये कार्बन एमिटर भी है ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल इनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो इनकी जो कंट्री की इंडस्ट्रीज हैं उनको बैक करती है, उनको सपोर्ट कर रही है। और इनका कहना ये है कि अगर हम यहाँ पे टफर एक्शंस, टफर रूल्स और रेगुलेशन बना देंगे तो यहाँ पे जॉब्स का क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तरीके से ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे ओशंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओशन और सीज में हमें टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। एक तरीके से अगर हमें ओशंस जो होते हैं, ओशंस और सीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से ये सिंकर भी होते हैं। ठीक है, सिंक करते हैं, क्या करते हैं, ये मैसिव सिंकर होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ये ओशंस उनको अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से तो ग्लोबल वार्मिंग हमें कम देखने को मिल रही है यहाँ पे। बट एक तरीके से ओशंस की केमिस्ट्री का क्या, ओशंस में तो फर्क पड़ रहा है ना। ओशंस में इन क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पे ओशंस की केमिस्ट्री में फर्क पड़ रहा है, वहाँ पे हमें एसिडिफिकेशन जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण ओशंस में चेंज आ रहे हैं। सो इन मराइन हीट वेव्स के कारण यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जैसे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स के बारे में कहें तो कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स क्या हैं? कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स क्या है? बेसिकली जो कोरल्स होते हैं ना, जो कोरल होते हैं इनका कलर हमें बहुत ही ब्राइट देखने को मिलता है। कैसे कलर होते हैं इनके? बहुत ब्राइट कलर होते हैं। और ये ब्राइट कलर किसके कारण होता है? इनमें एक हमें एल्गी देखने को मिलती है। ठीक है, एक एल्गी होती है, एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है जिसको हम कहते हैं जूजेंथली। ठीक है, जूजेंथली एल्गी कहते हैं। इसके कारण इनका जो कलर होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है। तो इन ब्लीचिंग में क्या होता है, ये एल्गी जो होती है ना, ये कलर जो होता है ये रिमूव होने लग जाता है और इन इन कोरल का कलर ऐसे व्हाइट होने लग जाता है। ठीक है, सो इन कोरल ब्लीचिंग के कारण इन कोरल्स का कलर काइंड ऑफ व्हाइट हो जाता है, धीरे धीरे करके ये फिर डेड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कोरल ब्लीचिंग जैसे इवेंट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स के हमारे इफेक्ट क्या होंगे? ऑलराइट, यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है अगर कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी तो इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट हमें हर कहीं देखने को मिलेंगे। इसके इफेक्ट हमें कोरल कम्युनिटीज के ऊपर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके इफेक्ट हमें ह्यूमन कम्युनिटीज के ऊपर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए जो कोरल्स होते हैं ना, जो ये कोरल रीफ होते हैं ना, बेसिकली ये कोरल कम्युनिटीज पे भी इफेक्ट डालेंगे। मींस यहाँ पे जो कोरल होते हैं, कोरल पे जो स्पीशीज रहते हैं ओशंस में, वो भी यहाँ पे कोरल पे एज अ शेल्टर, यहाँ पे उनको कोरल्स के वहाँ पे शेल्टर मिलता है और ये कोरल को एज अ फूड भी यूज करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि जो कोरल कम्युनिटी है वो भी धीरे धीरे करके, कोरल्स खत्म हो गए तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे और इसके जो इफेक्ट्स है वो ह्यूमन कम्युनिटीज में पड़ेंगे। ठीक है, कोरल से रिलेटेड जो यहाँ पे स्पीशीज रहती हैं, ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो जो ह्यूमंस हैं, जो जिनकी लाइवलीहुड इन्हीं स्पीशीज पे चलती है, सो उनकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी यहाँ पे? ठीक है, जैसे कि फिशरीज, एक्वाकल्चर, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे चलेगी? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये ह्यूमन यहाँ पे इनकी लाइवलीहुड एक तरीके से इन्हीं चीज़ों पे चलती है। जो कोस्टल लोग होते हैं उनकी लाइवलीहुड बेसिकली इन्हीं फिशरीज, मराइन रिसोर्सेज पे ही उनकी लाइवलीहुड चलती है। तो ये जो कोरल रीफ ब्लीचिंग है ये ह्यूमन कम्युनिटीज़ को ही नहीं, यहाँ पे कोरल कम्युनिटीज़ को भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही है। और इसके अलावा जो कोरल रीफ्स हैं ये वैल्यूएबल सोर्स है, एक वैल्यूएबल सोर्स है ये किसके? फार्मास्यूटिकल
कंपाउंड्स के लिए भी ये एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है। इनसे अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनती है, लाइक कैंसर की, और यहाँ पे हम देखने अदर इलनेस की, हार्ट डिजीज की, यहाँ पे ड्रग्स बनते हैं इन कोरल से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोरल ब्लीचिंग कारण कितने ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसके कारण हमें कोरल कम्युनिटीज़, ह्यूमन कम्युनिटीज़, बहुत सारी चीज़ों में भी हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कोरल ब्लीचिंग जैसे इवेंट्स भी यहाँ पे हो रहे हैं ड्यू टू सीवियर मराइन हीट वेव्स। ऑलराइट, सो इशू ये है बेसिकली, तभी यहाँ पे यूएन कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि यहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है इनको बचाने के लिए हमें इनको डेंजर में डाल देना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का यही कहना है, अगर इसको हम डेंजर में डाल देंगे तो यहाँ पे इसके टूरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ के जॉब्स का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा। और उनका ये भी कहना है ये पॉलिटिकली इंटरफेरेंस है, यहाँ पे हम अपने कोरल रीफ्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कोल फायर्ड पावर पे ये रिलाई करते हैं। इनकी इंडस्ट्रीज बेसिकली फॉसिल फ्यूल पे ही चलती है और इनकी गवर्नमेंट को बैक भी करती है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल ग्रुप्स निकल के आए। ठीक है, इन्वायरमेंटल यहाँ पे कुछ ग्रुप्स निकल के आए और कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो रिकमेंडेशन है, ये कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे कि राजनीति के कारण यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है रीफ्स को बचाने के लिए। यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है ये कुछ स्टेप्स ले ही नहीं रही थी। ठीक है, इन इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का कहना ये है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के। ठीक है, जो रिकमेंडेशन है उस पर कंसिडरेशन किया जाएगा अगले महीने। ठीक है, जुलाई में बेसिकली यहाँ पे हमें जुलाई में एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, इसकी मीटिंग देखने को मिलेगी। जो इस साल का जो सेशन है वो 44th सेशन है और इसकी मीटिंग हमें चाइना में देखने को मिलेगी और इसकी मीटिंग होने वाली है 16 to 31 जुलाई तक। ऑलराइट, सो यहाँ पे चाइना में ये मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। सो आपको बताना है कि इस 21 कंट्रीज में इंडिया भी है या नहीं है। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगले महीने ये रिकमेंडेशन के ऊपर कंसिडरेशन होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि क्या डिसीजन निकलता है और क्या यहाँ पे 21 कंट्रीज का क्या डिसीजन होता है। क्या ये ग्रेट बैरियर रीफ को ये रखेंगे डेंजर लिस्ट में या नहीं रखेंगे, तो ये हमें अगले महीने पता चलेगा जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की यहाँ पे मीटिंग होगी। ये बेसिकली 44th सेशन है। सो यहाँ पे ये इशू निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये मराइन रिसोर्सेज, कोरल रीफ, ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम धीरे धीरे देख रहे हैं किस तरीके से ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं, किस तरीके से ये खत्म होते जा रहे हैं। सो यही इशू था। ठीक है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में था। सो होप आपको समझ में आया गाइज। सो गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड प्लीज कीप watching this video. If you haven't subscribed this, please do subscribe because your little bit efforts means a lot to me.